नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के लिए हम लोग एग्जामपुर की बुक कवर कर रहे थे। इसमें हम लोग भारतीय इतिहास और भारतीय भूगोल कवर कर चुके हैं। आज हम देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं एक ही वीडियो में कवर हो जाएंगे, तो क्लास को पूरा देखिएगा। अब प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इतिहास और भूगोल का पोर्शन कवर हो चुका है, पहले उसे जाकर जरूर देखिएगा आप लोग। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं अर्थव्यवस्था की। क्वेश्चन दिया गया आपका, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा सार्वजनिक एवं निजी उद्योग का सह अस्तित्व, यानी जो दोनों का मिलकर काम करना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्रों में शामिल किए जाते हैं, तो सही जवाब हो जाएगा आपके कृषि भी आता है, वन भी आता है और उत्खनन भी आता है, ये सभी आते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं, तो सही जवाब हो जाएगा आपका बिजली आती है, गैस आता है, लौह इस्पात आता है। सभी के सभी जो दिए गए हैं ये तीनों आते हैं आपके। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे आपका अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में संबंधित कौन है? तो इसका भी आपका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। इसमें परिवहन, व्यापार, डाक सेवा ये सभी आते हैं आपके तृतीय क्षेत्र में। देखिए क्षेत्र से आप लोग जरूर जानिए कौन से क्षेत्र से आता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा आपका तृतीय क्षेत्र को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका तृतीय क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले किसने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था? तो सही जवाब हो जाएगा आपका दादा भाई नौरोजी ने लगाया था सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान। ऑप्शन नंबर ए सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कार्य कौन करता है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा या नशो। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दिया गया आपका, राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1999 से 2000 तक का ये आधार वर्ष रखा गया है। आगे देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय आय की वैज्ञानिक गणना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका प्रोफेसर VKRV राव को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, इंडिया विजन 2020 क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका योजना आयोग द्वारा भारत को 2020 ईस्वी तक विकसित राष्ट्र बनाने का उद्देश्य तैयार किया गया जो दृष्टि पत्र है उसे बोलते हैं इंडिया विजन 2020। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी कैलोरी पोषण प्राप्त न करने वाले को गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है? 11 नंबर का क्वेश्चन है, तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका 2400 कैलोरी। ऑप्शन बी सही है, जो 2400 कैलोरी से कम भोजन पाते हैं उन्हें गरीबी रेखा से नीचे रखा गया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, योजना आयोग के अनुसार शहरी क्षेत्रों में कितनी कैलोरी पोषण न प्राप्त करने वाले को गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2100 कैलोरी। अगर ग्रामीण क्षेत्रों में है तो 2400 कैलोरी रहेगा, वही शहरी क्षेत्रों में है तो आपका 2100 कैलोरी होगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट पेज को दिया गया आपका, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के आकलन हेतु किस सूचकांक के आधार पर माना गया है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को माना गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। ऑप्शन सी सही। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है भारत में। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है भारत में। प्रच्छन्न बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? सही जवाब हो जाएगा आपका गरीब में सबसे अधिक गरीब की सहायता कर देना। अंत्योदय कार्यक्रम का लक्ष्य यही रखा है। ऑप्शन नंबर माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब शुरू की गई? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 2 फरवरी 2006 को शुरू की गई। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं,
भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? 18 नंबर क्वेश्चन है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सर्वोदय योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई? तो सही जवाब हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना का आरंभ किया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? तो सही जवाब हो जाएगा 1 अप्रैल 1951 को पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। और इसके कौन से मॉडल पे आधारित थी, आप लोग कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा। आगे देखते हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल किस क्षेत्र पर दिया गया था? सही जवाब हो जाएगा आपका कृषि पर। पंचवर्षीय योजना प्रथम का मुख्य उद्देश्य आपका कृषि पर बल दिया गया था। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है आपका प्रधानमंत्री। 22 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, द्वितीय पंचवर्षीय योजना विकास किस मॉडल पर आधारित थी? सही जवाब हो जाएगा आपका पीसी महानवेलिस मॉडल पर आधारित थी। ऑप्शन नंबर ए बी से हो जाएगा आपका पीसी महानवेलिस मॉडल पर। आगे देखते हैं, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया था? तो सही जवाब हो जाएगा आपका उद्योगों पर दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही है आपका उद्योगों। प्रथम आपका कृषि पर दिया गया था, द्वितीय आपका उद्योगों पर दिया गया था। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस इस्पात कारखाने की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो सही जवाब हो जाएगा आपका भिलाई भी बना था, दुर्गापुर भी बना था और राउरकेला की भी बनी थी। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी ये सभी के सभी। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, योजना अवकाश काल किस अवधि को माना जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका 1966 से लेकर 1969 तक आपका योजना अवकाश था। इसमें नई योजनाएं की जो बायोडेटा तैयार किए जा रहे थे, तो 3 साल का योजना अवकाश रखा गया था। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस योजना के दौरान भारत में हरित क्रांति का आगमन हुआ? 27 नंबर क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। तो योजना अवकाश जो था उसी के समय आपका हरित क्रांति का विकास हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं, बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस योजना के दौरान की गई? 28 नंबर क्वेश्चन है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका, नेक्स्ट पेज पर देखते हैं, सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, चौथी पंचवर्षीय योजना के समय। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? 29 नंबर क्वेश्चन है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका 8% रखा गया था। ऑप्शन नंबर सी सही है आपका 8%। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो सही जवाब हो जाएगा आपका 1 अप्रैल 2002 से लेकर 31 मार्च 2007 तक 10वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि आप लोग जरूर याद कीजिएगा, कौन सी योजना कौन सी अवधि तक थी, इससे क्वेश्चन आपको बनते हैं। आगे देखते हैं, गरीबी हटाओ का नारा सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पेपर में पूछा जाता है। तो सही जवाब किस क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, चौथी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। आगे देखते हैं, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति को सर्वप्रथम किस योजना का मुख्य उद्देश्य निर्धारित किया गया था? तो सही जवाब हो जाएगा आपका चौथी पंचवर्षीय योजना का। ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, चौथी पंचवर्षीय योजना का। अगला देखते हैं, ट्राइसेम कार्यक्रम निम्न में से किससे संबंधित है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवकों से संबंधित है आपका ट्राइसेम योजना। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं, निम्न में से प्रत्यक्ष कर कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, आयकर, संपत्ति कर, उपहार कर, ये तीनों के तीनों आपके प्रत्यक्ष कर है, तीनों के तीनों प्रत्यक्ष कर है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, निम्न में से केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर कौन कौन से हैं? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, आपका सीमा शुल्क भी है, निगम कर भी है और आयकर भी है। सीमा शुल्क, यहाँ से निगम कर और आयकर, तीनों के तीनों केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिक्री कर कौन लगाता है? 36 नंबर क्वेश्चन है। तो बिक्री कर जो होता है वह आपका कौन लगाता है? राज्य सरकार लगाती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं,
निम्न में से अप्रत्यक्ष कर कौन सा है? 37 नंबर क्वेश्चन है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क तथा तट कर, तीनों के तीनों आपके अप्रत्यक्ष कर है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 37 नंबर क्वेश्चन का। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिया गया है निम्न में से राज्य सरकार द्वारा लगाया जाने वाला कर कौन सा है? 38 नंबर क्वेश्चन है। तो भू राजस्व कर, मनोरंजन कर और पथ कर, तीनों के तीनों जो होते हैं वह राज्य सरकार द्वारा लगाए जाते हैं। भू राजस्व, मनोरंजन और पथ कर, तीनों के तीनों आपके राज्य सरकार द्वारा लगाए जाते हैं। तो सही हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिया गया वैट किस प्रकार का कर है? 39 नंबर क्वेश्चन है। तो वैट आपका अप्रत्यक्ष कर है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका अप्रत्यक्ष कर। अगले पेज पर आते हैं। क्वेश्चन आपका भारत में वैट कब लागू हुआ था? यानी वैल्यू एडेड टैक्स जो है कब लागू हुआ था? सही जवाब हो जाएगा आप ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका 1 अप्रैल 2005 से लाया गया था आपका। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 1 अप्रैल 2005। ठीक से देख लेते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस समिति की संतुष्ट पर भारत में वैट लागू किया गया था? तो सही जवाब हो जाएगा आपका एल.के. झा समिति के सुझाव के अनुसार, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से प्रत्यक्ष कर कौन सा है? 42 नंबर क्वेश्चन। तो जो ये निगम कर होता है वो आपका प्रत्यक्ष कर होता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका निगम कर। फिर देखते हैं 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी एन.के. सिंह जो है वह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों में राज्यों के लिए कितने प्रतिशत राशि की संतुष्टि की है? तो सही जवाब हो जाएगा 44 का, ऑप्शन नंबर बी 30.5% यानी 30.5%। भारतीय द्वारा सीमित देयताओं वाला संचालित पहला बैंक था, कौन सा था? तो सही जवाब हो जाएगा अवध कॉमर्शियल बैंक, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका अवध कॉमर्शियल बैंक। फिर देखते हैं भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? 46 नंबर क्वेश्चन है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई थी, 1 अप्रैल 1935, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या कितनी है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा आपका 19 है आपकी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर देखते हैं करेंसी नोट प्रेस अवस्थित कहाँ है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका 48 नंबर क्वेश्चन का, आप लोग बताइएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका नासिक में है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका नासिक। अगला क्वेश्चन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो सही जवाब हो जाएगा आपका 1 जुलाई 1955 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। अब आप लोग बताइएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इससे पहले किस नाम से जाना जाता था? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मुंबई में है, ऑप्शन डी सही है आपका मुंबई में। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई थी? तो सही जवाब हो जाएगा आपका सितंबर 1956 में की गई थी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका सितंबर 1956। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से कौन सी संस्था शेयर बाजार पर नियंत्रण रखती है? 52 नंबर क्वेश्चन है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो सेबी है वह शेयर बाजार पर नियंत्रण रखती है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सेंसेक्स है, आपका सेंसेक्स, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा सेंसेक्स। फिर आता आपका भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जो उसकी सीडीबी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? 54 नंबर क्वेश्चन है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका सीडीबी का मुख्यालय आपका लखनऊ में है, ऑप्शन नंबर सी सही है आपका लखनऊ। 55 नंबर क्वेश्चन है नरसिम्हन समिति से संबंधित है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बैंकिंग सुधारों के लिए लाई गई थी आपकी नरसिम्हन समिति, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं बुल और बियर सब संबंधित है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, हर बार पेपर में पूछा जाता है।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शेयर बाजार से संबंधित आपका बुल और बी है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारतीय रुपया का कितनी बार अवमूल्यन किया गया था? सही जवाब हो जाएगा 57 नंबर क्वेश्चन का 3 बार किया गया अब तक अवमूल्यन भारतीय रुपये का, ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर देखते हैं देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? 58 नंबर क्वेश्चन है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका नाबार्ड जो है वह ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण उपलब्ध कराती है, ऑप्शन नंबर डी सही है, वित्त उपलब्ध करवाती है। फिर देखते हैं भारत में सर्वप्रथम बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को किया गया था। इस समय कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो कितने किया गया? कुल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे आते हैं भारत में जनसंख्या विभाजित दशक माना जाता है किसे? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। 60 नंबर का सही जवाब हो जाएगा आपका 1911 से 1921 का समय जो है वह जनसंख्या विभाजक दशक के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 60 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत कुल जनसंख्या कितनी थी? सही जवाब हो जाएगा आपका 1 अरब 21 करोड़ यानी 121 करोड़ थी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं भारत में 1991 से 2001 ईस्वी तक के बीच जनसंख्या का 10 की वृद्धि कितनी रही है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 21.54%, ऑप्शन सी सही हो जाएगा 21.54%। अगला देखते हैं वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या कितनी है, यानी लिंगानुपात पूछा है भारत का, तो सही जवाब हो जाएगा आपका 931 है, ऑप्शन नंबर सी सही हो 943 है, माफ कीजिएगा 943, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 63 नंबर क्वेश्चन का 943। आगे देखते हैं नेक्स्ट दिया गया आपका निम्न में से किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं? 64 नंबर क्वेश्चन है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश में निवास करती हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश में निवास करती हैं। फिर देखते हैं भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम है? 65 नंबर क्वेश्चन, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका राजस्थान में आपका। फिर देखते हैं भारत में सर्वाधिक गरीबों की संख्या किस राज्य में है? 66 नंबर क्वेश्चन है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश में है। फिर देखते हैं वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत थी? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 17.6% थी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वार्षिक वृद्धि दर की बात किया है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितने प्रतिशत थी? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका 74.04% थी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं भारत में आर्थिक सर्वेक्षण सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका वित्त मंत्रालय द्वारा प्रसारित किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका वित्त मंत्रालय द्वारा। देखते हैं अगला क्वेश्चन 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 70 नंबर क्वेश्चन है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वित्त सचिव के होते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका वित्त सचिव के होते हैं। फिर देखते हैं भारत की पंचवर्षीय योजना का अंतिम रूप से अनुमोदन करता है, तो सही जवाब हो जाएगा 71 नंबर क्वेश्चन है, सही जवाब ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका राष्ट्रीय विकास परिषद करता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका राष्ट्रीय विकास परिषद। देखते हैं अगला क्वेश्चन देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद है? तो इसका सही जवाब होता है आपका ब्याज भुगतान, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका ब्याज भुगतान। 73 नंबर क्वेश्चन का 74 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं केंद्र सरकार को सबसे अधिक शुद्ध राजस्व प्राप्त होता है?
किसके द्वारा प्राप्त होता है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उत्पाद शुल्क से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका, उत्पाद शुल्क से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां से दिया गया आपका मानव विकास सूचकांक में शामिल किए जाते हैं, 75 नंबर क्वेश्चन है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका, इसमें जीवन संव्यापता भी किया जाता है, शिक्षा का स्तर भी किया जाता है, प्रति व्यक्ति आय भी किया जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा आपका, उपरोक्त सभी। फिर देखते हैं, किसी वस्तु पर इको मार्क चिन्ह दर्शाता कि वह उत्पाद कैसा है, 76 नंबर क्वेश्चन है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है। ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है। अगला देखते हैं, भारत में सबसे पहले मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला राज्य कौन सा है, 77 नंबर क्वेश्चन। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, कितने वर्षों तक के बच्चों को शिक्षा अनिवार्य की गई है, 78 नंबर क्वेश्चन है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, 6 से 14 वर्ष। फिर देखते हैं, भारत में एक मार्क का अधिकृत प्रमाण पत्र कौन देता है, सही जवाब हो जाएगा आपका, नेशनल एग्रीकल्चर को ऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन देता है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नेफेड देता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हरित क्रांति किससे संबंधित है, 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो हरित क्रांति का संबंध किससे है, कृषि से है आपका, आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर आते हैं, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, 81 नंबर क्वेश्चन। तो सही जवाब हो जाएगा आपका, दूध से संबंधित है, ऑपरेशन फ्लड। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत किस आयु के बच्चे आते हैं, 82 नंबर क्वेश्चन है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 6 से 14 वर्ष के बच्चे आते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, 83 नंबर क्वेश्चन। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, भारतीय रुपए की विनिमय दर का निर्धारण कौन करता है, सही जवाब हो जाएगा आपका, स्वतंत्र बाजार शक्तियों से होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, 84 का। ऑप्शन सी सही है, जैसा बाजार रहेगा उसी हिसाब से रुपए का मूल्य बढ़ेगा घटेगा हटेगा। ऑप्शन सी पर लगा के यहाँ से आगे बढ़ेंगे। फिर देखते हैं, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, 85 नंबर क्वेश्चन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वित्त सचिव के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, वित्त सचिव के होते हैं। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पर, 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नाबार्ड का मुख्य कार्य क्या है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसी वित्त संस्थाओं के लिए पुनर्वित्त की व्यवस्था करना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, 86 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है, 87 नंबर क्वेश्चन। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय स्थित है, कहाँ पर स्थित है, 88 नंबर क्वेश्चन। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में स्थित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका, मुंबई में। फिर है अगला क्वेश्चन, भारत में बैंकों का प्रथम बार राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो सही जवाब हो जाएगा आपका 19 जुलाई 1969 को किया गया था पहली बार राष्ट्रीयकरण। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 90 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सन 1949 में किया गया। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है आपका, भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना प्रारंभ हुई थी। तो सही जवाब हो जाएगा आपका 1975 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, 1975 में। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। तो 1982 में आपके नाबार्ड की स्थापना हुई थी। तो इस तरह से आपका इकोनॉमिक का पार्ट यहाँ से पूरा होता है। यहाँ से आप लोग आंसर को एक बार मिला लीजिएगा। जो भी आपका फीडबैक हो हमें जरूर बताइएगा। प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लोग देखकर चले जाते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।